दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं स्टडी पॉइंट के साथ। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और आपके लिए जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है मापन एवं मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं आपके सीडीपी में। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी मुश्किल भरा टॉपिक मैं कह सकता हूँ, कि अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हस्तलिखित नोट्स आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग जो है अंत तक नोट्स बना लीजिएगा, मैं आराम से आपको समझाता हुआ चलूँगा। देखिए हम लोग जो बात करेंगे मापन एवं मूल्यांकन, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मूल्यांकन जो है मूल्य प्लस अंकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि शैक्षिक मूल्यों का आंकिक और गुणात्मक निर्धारण करना क्या होता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। विश्व में सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन जो है वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1702 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं गाइज, हाँ यकीन मानिएगा उनका आंसर पता नहीं होगा कि कहाँ से हुआ। तो अगर जो बात कहेगा आपसे कि लिखित परीक्षा कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1702 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहले कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। भारत में सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, यानी कि जो वुड का घोषणा पत्र था, इसके आगमन से कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई, ये जो विश्वविद्यालय थे मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में, यहाँ पर जो है पहली बार प्रवेश परीक्षा के रूप में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। यानी कि जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा होती है इस तरह से, तो पहले जो है किया गया था कब, भारत में 1854 में, और विश्व में 1702 ईस्वी में। ठीक है, देखिएगा वुंट डिस्पैच की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो वुंट डिस्पैच है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चलिए इतना तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपके 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, मेरे ख्याल से तीनों के तीनों प्रश्न आपके दिमाग में टच हो गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था 1990 ईस्वी में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। ये कौन थे, आरबी कैटल महोदय। तो मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, भैया आरबी कैटल ने किया था। कहां पर किया था, अमेरिका के विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय का नाम क्या था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, अतः इन्हें मापन एवं मूल्यांकन का जनक कहा जाता है। तो 4-5 प्रश्न आपके यहां से कंप्लीट हो चुके हैं। मापन एवं मूल्यांकन में संबंध स्थापित करने का कार्य जो किसको जाता है, ग्रांड लुड को जाता है, ग्रांड लुड को जाता है। इनके अनुसार मूल्यांकन बराबर मापन प्लस परीक्षा, किनके अनुसार, ग्रांड लुंड के अनुसार। ठीक है, तो मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में व्यक्त किया। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया है ये, और नंबर 1 आपका उद्देश्य को निर्धारण करना होता है, नंबर 2 होता है सीखने का अनुभव प्रदान करना, और नंबर 3 होता है कि जो व्यवहारवत परिवर्तन है उसका निर्धारण करना, या उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। तो 3 प्रक्रिया त्रिमुखी अभी आपको बताया था। ठीक है, किसने किया था त्रिमुखी, त्रिआयामी, सॉरी, 1956 में ब्लूम ने। क्लियर। चलिए अब हम लोग ब्लूम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। एक कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग आप लोग समझिएगा। एक बार इसको जो है ना आप लोग ऐसे पढ़ लेना मोटा मोटा रूप में, क्योंकि अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि कोठारी भी हम लोगों ने पढ़ा था। कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन जो है वो आपकी रेगुलर यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग भी है, और इसका घनिष्ठ संबंध जो है वो आपके प्राप्त उद्देश्यों से होता है, जो आपके उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं उससे होता है। एक महोदय थे स्टीफन ने क्या कहा था कि किन्हीं स्वीकृत नियमों द्वारा वस्तु को अंक प्रदान करना मापन है, और उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन हो जाता है। अब देखिए मूल्यांकन और मापन में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोग इसको क्वेश्चन को, मापन एवं मूल्यांकन जो मैं अभी आपको करा रहा हूं ये, इसमें आंसर अच्छे से समझेंगे, और आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक, देखिए मापन क्या है, मापन का क्षेत्र जो होता है एक सीमित होता है। जैसे अभिसारी चिंतन होता है ना,
उस प्रकार से कह सकते हैं, ये बंधा हुआ होता है। लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। मापन आपका मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक होता है, लेकिन कभी कभी आपको मात्रात्मक मिल सकता है। ठीक। अगर मैं मूल्यांकन की बात करूंगा तो मापन जो है प्राचीन प्रक्रिया है और मूल्यांकन नवीन प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा ये 2G फोन है और ये 4G फोन है। ठीक। मापन साधन है और ये साध्य है। दोस्तों, साधन और साध्य में अंतर समझिएगा। साध्य उसको कहा जाता है जो साधन योग्य हो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो हम लोग साध्य का यूज करेंगे, वरना साधन का यूज करते हैं। मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर आप लोग भविष्यवाणी भी कर सकते हो। मापन से व्यवहार के किसी एक पक्ष का निर्धारण हो सकता है और मूल्यांकन से संपूर्ण व्यवहार का निर्धारण हो सकता है। मापन से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण संभव नहीं है और मूल्यांकन से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं हम लोग। और देखिएगा 8 वाला आपका होगा कि मापन के लिए किसी यंत्र उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन के लिए होती है। गाइज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 8 नंबर वाला जो पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मापन जो है किसी भी समय किया जा सकता है। हम लोग मापन किसी भी समय कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन के लिए आपको परिस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी और निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है। मापन से तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता, लेकिन मूल्यांकन से तुलनात्मक अध्ययन आपका संभव हो जाता है। ठीक। चलिए, मापन से उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, लेकिन इससे संभव है। मापन कम खर्चीली पद्धति है, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। और मूल्यांकन एक अंग है, इसमें मापन समाहित है। ठीक, बहुत अच्छे दोस्तों। अब आप लोग लिखिएगा यहाँ पर मूल्यांकन की प्रविधियाँ। इस वीडियो को वही लोग देखेंगे लास्ट तक जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है जो लोग क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है थ्योरी पढ़ने का। क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। यहाँ से मैंने 7-8 क्वेश्चन बता दिए कैसे कैसे बनते हैं। अभी तो क्लास काफ़ी लंबी है, तो आप लोग लिखिएगा मूल्यांकन की प्रविधियाँ क्या क्या है। देखिए, पहली प्रविधि होगी आपकी परख मूल्यांकन की प्रविधि। क्या होगी? परख मूल्यांकन की प्रविधि। तो यह दूसरों के द्वारा निर्मित प्रविधि होती है। सामान्यतः इसका निर्माण अध्यापक द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग वार्षिक परीक्षा लेंगे, मासिक परीक्षा हो रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है ना। जैसे हम लोग एक हफ्ते में परीक्षा लेते हैं, साप्ताहिक, दैनिक। तो ये जो इसका जो कंट्रोल रहता है वो शिक्षक के पास रहता है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग, दूसरा होगा स्व आत्म मूल्यांकन प्रविधि। स्व का मीन्स होता है स्वयं के द्वारा। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं। पढ़िए इसको कि जब विद्यार्थी स्वयं अपनी शैक्षिक प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है तो इसे हम लोग स्व मूल्यांकन प्रविधि कहते हैं। जैसे स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं उत्तर देना। समझ गए? और तीसरा की पॉइंट लिखिए आप लोग यहाँ पर। तीसरा की पॉइंट यह होगा कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रविधि। जब मूल्यांकन करने के लिए, ध्यान दीजिए, जब मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है तो इसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रविधि कहते हैं। जैसे हम लोग बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, व्यक्तित्व परीक्षण कर रहे हैं, अभिरुचि परीक्षण कर रहे हैं, साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू होता है, तो इत्यादि सभी इसमें आ जाते हैं। और मनोमूल्यांकन जो विधि है, जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विधि है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका प्रमापीकृत। प्रमापीकृत में क्या होता है दोस्तों? देखो, इसमें क्या होता है कि जब मूल्यांकन करने के लिए प्रमाणित विधियों का प्रयोग करेंगे, जो प्रमाणित हो चुकी हैं कि हाँ भाई सही है। ठीक। और अप्रमापीकृत होते हैं आपके, इसमें आप लोगों को नहीं पता। ठीक। यानी कि आप लोगों को कैसे नहीं पता? जैसे साक्षात्कार कर रहे हैं तो सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ पता थोड़ी ना है। ठीक, तो यही होते हैं आपके अप्रमापीकृत। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मापन एवं मूल्यांकन की विशेषताएं। हेडिंग डालिए आप लोग, मापन एवं मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता होगी वैधता। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मापन एवं मूल्यांकन,
1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर ही जरूर मिलेगा। देखिए वैधता सबसे पहला की पॉइंट बन जाता है। तो किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य से किया जाता है या किया गया हो, यदि उसका प्रयोग उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए और वह सफल हो जाए, तो वह जो है परीक्षण वैध कहलाएगा। ठीक है। और मूल्यांकन की विशेषता वैधता कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मान लीजिएगा एक 7वीं कक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र का प्रयोग गलती से कक्षा 8 की मूल्यांकन के लिए कर लिया गया, तो मूल्यांकन का ये दोष जो है वैधता संबंधी दोष है, ध्यान रखना। ठीक। विश्वसनीयता इसमें होनी चाहिए। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर किया जाए अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किया जाए और परिणाम एक समान आए, तो वह परीक्षण विश्वसनीय और मूल्यांकन की यह विशेषता विश्वसनीय होती है। एग्जाम्पल समझिएगा। एक विद्यार्थी के हिंदी की उत्तर पुस्तिका की जांच अलग अलग अध्यापकों से कराई गई, लेकिन सभी ने उसके अंक जो है वो अलग अलग दिए हैं। ठीक है। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए। देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्वसनीयता की। तो विश्वसनीयता की मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप टीचर हैं या मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं अभी, तो आपके जो है ना टीचर ने 10 नंबर दिए, किस में से 15 में से, है ना। और इस कॉपी की जो जांच है दूसरे टीचर से कराई गई, दूसरे टीचर ने 12 नंबर दे दिए, तीसरे टीचर ने 5 नंबर दे दिए और फोर्थ टीचर ने जो है 10 नंबर दिए, एक ने दे दी 8 नंबर। तो इसकी विश्वसनीयता नहीं है भैया, क्योंकि भाई विश्वसनीयता तो वो कहलाती है ना जिसमें आगे चलो मान सकते हैं हम लोग 10-11 नंबर के तो चलो रहते हैं, आपका 10 किसी के में 10 आ रहे हैं, किसी के में 11 आ रहे हैं, लेकिन सेम आने चाहिए ना। विश्वसनीयता तो वही होती है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए, है ना। चलिए एक अगला की पॉइंट लिखिएगा, विभेदता। यदि कोई परीक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण करने में सफल हो, तो वो परीक्षण विभेदक और मूल्यांकन की विशेषता विभेदता कहलाती है। मान लीजिएगा एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं, ठीक, या मैं कह सकता हूं कि एक परीक्षा में सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, या परीक्षा में सभी विद्यार्थी फेल हो गए, तो मूल्यांकन का दोष विभेदता संबंधी दोष है। ठीक है। और 4th नंबर होगा आपका व्यापकता। अगला की पॉइंट, यदि कोई परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साथ सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन करने में सफल है, तो वह परीक्षण व्यापक एवं मूल्यांकन की यह विशेषता व्यापकता कहलाती है। चलिए मान लीजिएगा एक प्रश्न पत्र में शामिल सभी प्रश्न केवल एक ही इकाई से संबंधित है। मान लीजिए एक इकाई का मतलब होता है कि इसमें इकाई में आपके 3-4 पार्ट होते हैं। मान लीजिए जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसी से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यापक। ठीक। ओके। मानकता की बात करेंगे हम लोग कि यदि कोई परीक्षण मूल्यांकन के सभी मानकों प्रश्नों की संख्या के समानुपात में हो या समानुपात में समय हो और सरल सामान्य एवं जटिल के रूप में प्रश्नों का अंकों के आधार पर अनुपात कितना होता चाहिए, 1:3:1 हो, तो वह परीक्षण मानक। देखिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, है ना, इसको एक बार स्किप करो। अब आप लोग देख लो एग्जाम्पल। देखिए एक प्रश्न पत्र को सभी विद्यार्थी निर्धारित समय में हल नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। निर्धारित समय से बहुत कम समय में हल कर लेते हैं, तो कुछ मूल्यांकन का दोष मानकता दोष कहलाता है। समझ गए। अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। मान लीजिएगा एक प्रश्न में सभी शामिल जो प्रश्न है बहुत सरल हैं और एक प्रश्न पत्र में बहुत कठिन प्रश्न है, तो मूल्यांकन का ये दोष जो है वो मानकता संबंधी दोष है। क्योंकि अगर आप लोग पेपर बना रहे हो तो पेपर आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि सभी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं सब में से प्रश्नों को लिया जाता है, तो ये होता है आपका क्या, ब्लूप्रिंट, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की। ये आपका 6 पॉइंट रहेगा, वस्तुनिष्ठता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वस्तुनिष्ठता जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिएगा यदि किसी परीक्षण का एकमात्र निष्कर्ष सही हो तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ और मूल्यांकन की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ABCD, तो मान लीजिए जहाँ पर 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो और मान लीजिएगा आपने पेपर पूरा भर दिया, जैसे आप लोग एग्जाम में देकर आते हो, सिंपल सी बात है, इसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता।
निष्पक्ष जांच होती है इसमें, है ना। चलिए शाबाश। स्पष्टता की बात करेंगे 7 नंबर आपका। यदि किसी परीक्षण की भाषा शैली विद्यार्थी सरलता से समझ जाता है तो यह परीक्षण स्पष्ट और मूल्यांकन की विशेषता स्पष्टता कहलाती है। ठीक, ये आपका समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल शैली जो है सरल सरल होगी, तो ये स्पष्टता कहलाएगी। एक होता है आपका व्यवहारिकता। तो यदि किसी परीक्षण में विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वह परीक्षण व्यवहारिक और मूल्यांकन की विशेषता व्यवहारिकता कहलाती है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक कर दिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है लाइक, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज का टॉपिक था मापन एवं मूल्यांकन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कहीं समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या समझ नहीं आया आपके। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन के थ्रू, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं। थैंक यू गाइज। नया टॉपिक आपको जरूर मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।